हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी विद वरुण पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 11th का जो टॉपिक 2 है, सेकंड टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, जिसमें खास करके हम लोगों को इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था कैसी होती है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं और हर प्रकार के अर्थव्यवस्था में जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के बीच में क्या अंतर है। इसको हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी जो है ना, वो आपके जीएस का, जनरल स्टडी का आधार ये सिलेबस होता है, जो हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज की बात कर लें, चाहे वो यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज की बात कर लें, यूपीएससी की बात कर लें, बीपीएससी टीआरई 4 टीचर्स एग्जाम की बात कर लें, या जितने भी जीएस बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारा जो ऑफिशियल ऐप है द स्टडी बाय वरुण, उस ऐप पे हम लोग एनसीईआरटी लाइव कोर्स को भी लेकर के आए हैं, जहां से आप आकर के हमारे लाइव कोर्स को ज्वाइन करके आप एनसीईआरटी के सभी विषय को 6 to 12 तक का जो एनसीईआरटी उसको आप कवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली किसको पढ़ेंगे, तो क्लास 11th का जो पाठ 2 है, उस पाठ 2 को हमें इस टॉपिक में आज पढ़ना है। और उस टॉपिक का क्या नाम है, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास 1950 से लेकर के 1990 तक का। क्योंकि आजादी के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, आर्थिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया गया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसको एक प्रकार का अपंग अर्थव्यवस्था बना दिया गया था। क्योंकि अंग्रेज सिर्फ हमारे अर्थव्यवस्था का शोषण किए थे, और हमारे यहां से आप लोग पढ़े होंगे कि ड्रेनिंग थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन के बहिर्गमन सिद्धांत के तहत अंग्रेज जो है ना, वो उन्हीं क्षेत्रों में काम करते थे जहां से वो धन प्राप्त करके उन धन को इनडायरेक्टली वो भारत से ब्रिटेन ले जाते थे। जिसके कारण नेहरू का भी ये कोटेशन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का प्रहार देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकतम क्षेत्रों को प्रभावित किया, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को डिग्रोथ कराकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को ग्रोथ करा सके। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास 1950 से लेकर के 1990 तक का। जिस अर्थव्यवस्था के इतिहास में जो 5 ईयर प्लान था, जो 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना, जो बेसिकली 1951 से 2017 तक चलाई गई है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये 5 वर्षों का एक टारगेटेड योजना था, जिसमें नो डाउट 5 वर्ष से अधिक का उद्देश्य लिया जाता था, लेकिन उसको प्राप्ति का जो लक्ष्य वो 5 वर्ष इसमें रखा गया था, और वो फ्यूचर फोरकास्टेड भी होता था, लॉन्ग टर्म फोरकास्टेड भी होता था। लेकिन हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था को उस गिरे हुए स्थिति से बाहर निकालने में बहुत अधिक योगदान किया है। यहां पे कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अर्थात 200 वर्षों मतलब 1757 में, 1757 से लेकर के 1947, लगभग 200 वर्षों। क्योंकि 1757 में आप लोगों को पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था भागीरथी नदी के किनारे, और वहां के बाद अंग्रेजों का बेसिकली आधिपत्य की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हो गई थी बंगाल के क्षेत्र से, जो धीरे धीरे बढ़ता गया, और अंतोगत्वा 1947 में हमें पूर्णतः आजादी मिली। और तब जाकर के हम एक कह सकते हैं कि संप्रभुत्व राष्ट्र बने, जिसके पास अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की क्या थी, आजादी थी, अब आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने का अधिकार था। ऐसे केस में यह कहता है कि 1947 के 15 अगस्त के बाद हम अपने भाग्य को खुद रचित करने के अधिकारी हो गए। उससे पहले हमारा जो भाग्य का निर्णय है, मतलब भारत के देश का, भारत के अर्थव्यवस्था का, इस राष्ट्र के भाग्य का निर्णय ब्रिटेन सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, जो कि आपको पता है कि 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। उसके बाद 1858 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को खत्म कर दिया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस अधिकार को टेक ओवर करके और वो हमारे भाग्य का निर्धारण करना शुरू किया गया। कहता है कि अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी। मेन उस समय कंडीशन आया कि कौन सा आर्थिक प्रणाली, कौन सा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यह हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सही होगा।
तो उस समय दो ऑप्शन आया लोगों के पास, एक तो था सोशल और दूसरा था कैपिटल। अर्थात उन लोगों के सामने दो आया कि आप समाजवादी रहेंगे या फिर आप पूंजीवाद को फॉलो करेंगे। सोशल मतलब समाजवाद, सोशल मतलब समाजवाद, और कैपिटल मतलब पूंजीवाद, पूंजीवाद। तो उस समय दो आया ऑप्शन कि भाई हम समाजवाद को फॉलो करें या पूंजीवाद को फॉलो करें। क्योंकि इसमें दिक्कत ये था कि जो नेहरू का जो पीरियड था, नेहरू समाजवाद के सपोर्टर थे, उनका अंतरात्मा समाजवाद को स्वीकार करता था, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि भाई समाजवाद में सारी प्रक्रियाएं गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, अर्थात गवर्नमेंट को उतना कैपेबल होना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी बहुत ही कम थी, हमारे पास कुछ नहीं था, न के बराबर संसाधन था, और उसकी जो जरूरतें थी, इस राष्ट्र की जरूरतें विकास के लिए बहुत ही बड़ा था, जिसके कारण उसमें स्थिति यह हो गई कि नेहरू समाजवाद को दिल से चाहते थे, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम समाजवाद को फॉलो करें, समाजवाद के सारे कंसेप्ट को फॉलो करें। इसीलिए उस समय एक ऐसा आप कह सकते हैं कि बहुत ही पेचीदा एक सिचुएशन जनरेट हो गया था कि हम कैसे अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करें, और अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करने में हम किस इकोनॉमिक एक्टिविटी का उपयोग करें, हम समाजवादी इकोनॉमिक एक्टिविटी का उपयोग करें या हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का उपयोग करें। क्योंकि कैपिटलिस्ट का यूज करेंगे तो सारा नियंत्रण पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा और पूंजीपति शोषण करना शुरू कर देगा। समाजवादी का उपयोग करेंगे तो हमारे पास उतने संसाधन है नहीं कि हम सारे जनता को समान रूप से सही तरीके से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कर पाए। तो वही यहाँ पे कहता है कि इस समय बहुत बड़ा एक पेचीदा सिचुएशन जनरेट ले लिया था, जो आगे अभी आपको समाजवाद और पूंजीवाद और मिश्रित तीनों के बारे में पढ़ना है। कहता था जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणाली हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत हो। क्योंकि आप सबको पता है कि समाजवाद में जो प्रोडक्शन रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारे के सारे रिसोर्स कंट्रोल अंडर गवर्नमेंट, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जो कि सोवियत संघ रूस में देख चुके थे ये लोग, और नेहरू जी दिल से उस प्रकार के समाजवाद को चाहते नहीं थे। आगे कहता है कि कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक राष्ट्र था। यहां पे यह संभव नहीं था, समान विभाजन संभव नहीं था, पूंजियों का समान बंटवारा कतई संभव नहीं था। यहां से असमानता भरी पड़ी थी जिसे खत्म नहीं कर सकते थे। यह लोकतंत्र था, यहां सबके पास अधिकार था। इसीलिए पूर्णतः समाजवाद को स्वीकार करना भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वो कतई संभव उस समय नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवाद व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की, और बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली बनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठता से युक्त था किंतु कमियों से मुक्त था। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम समाजवाद से दिल से समाजवादी हैं, तो हम क्या करते हैं, समाजवाद का जो स्ट्रेंथ है उसको हम लेते हैं, समाजवाद के वीकनेसेस को खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ हम निजी क्षेत्र को भी यहां पर लाते हैं, ताकि हमारा जो राष्ट्र होगा वो समाजवाद और पूंजीवाद का एक प्रकार का मिश्रित स्वरूप होगा, जिसमें सबसे अधिक जो कंसेप्ट है वो समाजवाद के होंगे, बट हम पूंजीवाद का भी वहां पर उपयोग करेंगे। अर्थात हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो समय एक्टिविटी था वो एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था के कंसेप्ट में आ गया, जिसमें समाजवाद के स्ट्रेंथ और पूंजीवाद के स्ट्रेंथ दोनों को लिया गया था। तो वही यहां पे कहता है कि जिसके तहत एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। अर्थात हम समाजवाद के साथ साथ निजी संपत्ति मतलब पूंजीवाद,
हम पूंजीवाद को भी मिश्रित करके कार्य करेंगे, क्योंकि सिर्फ पूंजीवाद पर निर्भर होना और सिर्फ समाजवाद पर निर्भर होना, ये दोनों के दोनों हमारे अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, समाजवाद के स्ट्रेंथ को और पूंजीवाद के स्ट्रेंथ को कॉपी किया और उसी को हम 1950 के समय में अपने अर्थव्यवस्था में इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब बात आती है कि यार समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित, ये जो तीनों अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, इसका सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार को, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को उत्पादन के आधार पर, उत्पादन या कंट्रोल के आधार पर बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। कितने बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है समाजवाद या समाजवादी, दूसरा पूंजीवाद, दूसरा कौन सा है? पूंजीवाद, और तीसरा है मिश्रित। तीसरा कौन सा जाएगा? मिश्रित। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के बेसिकली नियंत्रण के आधार पे, देखिए यह व्यापार नहीं, नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित। समाजवाद में एक और भी कंसेप्ट है, उसे साम्यवाद कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, जिसका थोड़ा सा समाजवाद से अलग कंसेप्ट है, जो आगे के आपके टॉपिकों में पढ़ना है। कहता है कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में गवर्नमेंट के सामने 3 प्रश्न खड़ा होता है। कहता है कि गवर्नमेंट के सामने 3 प्रश्न खड़ा होता है। पहला कहता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, किसकी उत्पादन करें, मतलब आपको यह निर्धारण करना है कि उत्पादन किसका किया जाए, किसका किया जाए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कि वस्तुओं और सेवाओं किस प्रकार उत्पादित किया जाए, उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिकतम प्रयोग करे अथवा पूंजीगत वस्तु का अधिकतम प्रयोग करे। अर्थात अब दूसरा कहता है कि उत्पादन के मेथड में हम किस मेथड का उपयोग करें, क्या हम पूंजीवादी वस्तुओं का या कैपिटल गुड्स का अधिक उपयोग करें या श्रम का अधिक उपयोग करें। और तीसरा, ये जो उत्पादन की गई वस्तु सेवा है, इसका डिस्पैच हम कहां पर करें, इसका जो वितरण है, अर्थात जो भी हमने किया उसका जो वितरण है, ये वितरण हम कहां करें, ये हम वितरण कहां करें। यही 3 प्रश्न के आधार पर समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विभाजन किया गया है। फिर से मैं बता दूं, देखिए समाजवादी बेसिकली मैंने पहले बताया कि इसमें सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। पूंजीवादी में सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है, प्राइवेट लोगों का होता है। और मिश्रित में जो कंट्रोल होता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ये दोनों का होता है। अब जो गवर्नमेंट है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका हो जाता है कल्याण करना, वेलफेयर, इसका उद्देश्य होता है क्या, वेलफेयर करना। पूंजीवादी का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रॉफिट, इसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। और इसका उद्देश्य क्या है, बोथ, इसमें दोनों उद्देश्य को रखा जाता है। अर्थात गवर्नमेंट चाहेगा कि हम कल्याण का काम करें और प्राइवेट चाहेगा कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं। और यही तीनों आधार पर, इस आधार पर ये लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति का निर्धारण करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। किसका बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बेसिकली मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो उद्योगपति है उनका मूल उद्देश्य क्या है, उनका मूल उद्देश्य है अधिक से अधिक लाभ कमाना। और लाभ तभी होगा ना जब बाजार में आपके वस्तु का मांग होगा, बाजार में आपके वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक होंगे, तभी आपको लाभ होगा। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेंगे बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, तो बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। समाजवादी का मूल उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण करना।
मिश्रित का मूल उद्देश्य क्या है? तो मिश्रित का दोनों मूल उद्देश्य है, सामाजिक कल्याण के साथ लाभ कमाना। हमारी प्रारंभिक जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी? तो उसमें बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी को, समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्ट्रॉन्ग पोर्शन को लिया गया था और साथ ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्ट्रॉन्ग पोर्शन को लिया गया था। हमारे अर्थव्यवस्था में सोवियत संघ रूस की तरह पूर्णतः समाजवादी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया नहीं गया था। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तीसरी चीज है कि भाई अर्थव्यवस्था में नियंत्रण के आधार पर या उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। पूंजीवादी का दूसरा नाम क्या? पूंजीवादी का दूसरा नाम मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में किन प्रश्नों की बात होती है? 3 प्रश्नों की बात होती है। किसका उत्पादन किया जाए, किस तरीके से उत्पादन किया जाए और उस उत्पादन को कहां वितरण किया जाए। ये 3 प्रश्न के ऊपर ही पूरी इकोनॉमी हमारी घूमते रहती है। अब हम बात करते हैं पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। कहता है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए। इस सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो मांग और आपूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भरता करता है। सामान्य रूप से कहता है कि भाई जो वस्तु बनाए, क्योंकि वस्तु तभी बनेगा ना जब उसका मांग होगा। अभी के समय कोई 2G मोबाइल बनाए तो क्या उसका मांग है? नहीं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में 5G और 6G का फीचर्स है तो उसका सबसे अधिक मांग होगा। और वही अगर किसी के मोबाइल में 4G और 5G का फीचर्स है तो उसका मांग क्या होगा? कम होगा। अर्थात ये बाजार के शक्ति पर निर्भर करता है कि किस वस्तु का बाजार में मांग होगी, किस वस्तु का बाजार में मांग नहीं होगी। वही यहाँ पे कहता है कि भाई वस्तुओं का जो मांग और आपूर्ति है वो बाजार की शक्ति पर निर्भर होता है। बाजार अगर सशक्त होगा, बाजार में मांग अधिक होगा तो आपूर्ति अधिक होगी, मांग कम होगी आपूर्ति कम होगी। दूसरा कहता है कि बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ताओं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग हो 100%। देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें बेसिकली जो उत्पादन है, उत्पादन ये उसी का होगा जिसका बाजार में मांग होगा। अर्थात इसमें उत्पादन का मेन जो बेस है वो क्या है? मांग है। मांग होगा तभी उत्पादन होगा, मांग नहीं होगा तो उत्पादन करना संभव नहीं है। दूसरा कहता है इसमें वही वस्तु उत्पादित किया जाएगा जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में सलाभ बेचा जा सके। दूसरी चीज है कि ये अगर मांग के साथ साथ अगर इसमें लाभ होता है तभी इसे उत्पादित किया जाएगा, नहीं तो अगर मांग हो और बेचने में लाभ नहीं हो तो वो उत्पादित नहीं करेगा, वो उत्पादन को बंद कर देगा। और ये किसका फीचर्स है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का फीचर्स है। फिर कहते हैं यदि कारों की मांग है तो कार का उत्पादन होगा, और साइकिल की मांग है, साइकिल की मांग है तो साइकिल का उत्पादन होगा। मतलब जिसका मांग होगा उसका उत्पादन होगा, जिसका मांग नहीं होगा उसका उत्पादन करना संभव नहीं है। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा कहता है कि उत्पादन का मेथड, मेथड में क्या उपयोग किया गया? आप श्रम का उपयोग करते हैं या आप कैपिटल गुड्स का उपयोग करते हैं? आप कैपिटल गुड्स का उपयोग करते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब आप मजदूर से काम करवाते हैं या आप मशीन से काम करवाते हैं। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, याद रखिए। मशीन से आप काम करते हैं इसका मतलब चाहते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन हो और लागत कम हो, लेकिन मशीन से उत्पादन करेंगे तो रोजगार कम हो जाएगी, तो ये जो श्रम शक्ति है ये बेरोजगार हो जाएगा। अर्थात इसमें भी बैलेंस करके चलना है। लेकिन पूंजीवादी कहता है कि भाई हमको कोई मतलब नहीं कि बेरोजगार कौन हो रहा है, हमें बस इतना मतलब है कि हमारे कैपिटल गुड्स, हमारे मशीन कम समय में अधिक उत्पादन करे और उत्पादन लागत भी कम हो। ये सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करता है। किसके ऊपर फोकस करता है? ये उत्पादन लागत के ऊपर फोकस करता है। कहता है यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधि का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का उपयोग होगा। अर्थात जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये अगर उत्पादन के मेथड की बात की जाए, मेथड की बात की जाए तो ये उसी मेथड का उपयोग करता है जहां से इसका प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो? लो हो। चाहे वो मेथड श्रम शक्ति के द्वारा हो या फिर कैपिटल प्रोडक्ट के द्वारा हो, कैपिटल प्रोडक्ट के द्वारा हो। अर्थात ये कभी भी ये निर्भर नहीं होगा कि किससे हमको करना है, ये बस क्या देखता है कि हम वैसे प्रोडक्शन मेथड का यूज करें जो इस प्रोडक्शन मेथड से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो? लो हो जाए। अगर श्रमिक सस्ता मिलेगा तो श्रम से काम करवाएगा, अगर नहीं श्रमिक महंगा है हमें मशीन से सस्ता हो रहा है तो मशीन से काम करवाएगा।
वो सिर्फ इतना देखता है पूंजीपति लोग कि हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट किससे कम हो, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होगा तो वैसे केस में वो क्या करेगा, वो आसानी से उस वस्तु को मार्केट में कम रेट पर बेचेगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन हाई है, और कम रेट पर बेचेगा तो उसे अधिक उसकी वस्तु की डिमांड होगी, जिससे उसका लाभ वो हो पाएगा। अर्थात वो अपने लाभ को मैक्सिमाइज करने के लिए वो प्रोडक्शन कॉस्ट जिस मेथड के तहत कम होगा उसी मेथड का उपयोग वो करता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता है। याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, व्यापार, जहां जरूरत है वहां नहीं, जहां के लोग उस वस्तु को खरीदने में सक्षम है वहां उसका सप्लाई किया जाता है। मतलब मान लिया जाए कि BMW अगर बना, बिहार के लोग को गाड़ी चढ़ने का बड़ा शौक है, बिहार में बहुत गाड़ी की डिमांड है, इसका यह मतलब नहीं कि BMW का शोरूम भी आ जाएगा। BMW का शोरूम वहीं आएगा जहां पर BMW खरीदने वाले लोग होंगे, जिसकी कैपेबिलिटी होगी, जिसकी क्षमता होगी कि वो BMW को परचेज कर सकते हैं। अर्थात जहां के कस्टमर की परचेजिंग पावर अधिक होगी, उनकी खरीद क्षमता अधिक होगी, खरीदने परचेजिंग पावर मतलब पेइंग कैपेसिटी अधिक होगा, वहीं पर जाकर के वो वस्तु बेचेगा। जहां पेइंग कैपेसिटी कम होगा वहां पर वो वस्तु कभी नहीं बेचेगा, चाहे उसकी डिमांड वहां पे लोगों के द्वारा कितना भी न किया जाए। अर्थात ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये बेसिकली जो तीसरा टर्म है वितरण, तीसरा टर्म क्या है, वितरण। ये वितरण बेसिकली किस पे करता है, परचेजिंग पावर पे करता है, परचेजिंग पावर पे करता है, या आप कह सकते हैं परचेजिंग कैपेसिटी पे करता है। क्या करता है, परचेजिंग कैपेसिटी जहां अधिक होगा वहीं ये सप्लाई करेगा, परचेजिंग कैपेसिटी अगर कम होगा तो वहां पे ये सप्लाई नहीं करेगा। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये क्या है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का फीचर्स है। कहता है कि अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं की खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपया होनी चाहिए, कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रख करके नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। अर्थात ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट है कि भाई मांग क्या है हमें मतलब नहीं है, हमें यह मतलब है कि कहां पे लोग खरीद सकते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि भाई गरीबों को घर का मांग है क्योंकि उनके पास फूस का घर है, लेकिन घर बनाने के लिए जो मटेरियल है उसका परचेजिंग कैपेसिटी उनके पास नहीं है, क्रय क्षमता उनके पास नहीं है। तो कभी भी घर बनाने वाले जो मटेरियल कंपनियां हैं या घर बनाने वाले जो मटेरियल निर्माता कंपनियां हैं वो वहां पे अपनी शॉप नहीं स्थापित करेगा, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा जहां के लोगों का उस रॉ मटेरियल को खरीदने की परचेजिंग कैपेसिटी कम है, वो वहां पे करेगा जहां पे परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है। परिणाम स्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और पूर्ति शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर नहीं मिलता। और यही कारण है कि नेहरू जी जो थे ना, वो बेसिकली समाजवाद के फॉलोअर थे। वो कहते कि नहीं, जरूरत अगर है तो उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, परचेजिंग पावर को जरूरत के साथ अगर आप मैच करेंगे तो फिर संभव देश का विकास करना नहीं है। इसलिए नेहरू जी इस प्रकार के प्रथा के सपोर्ट में नहीं थे। अब दूसरा क्या था, समाजवाद। समाजवाद पूंजीवाद का एकदम उल्टा है। पूंजीवाद में जो चीज पूंजीपति करता है, समाजवाद में उसका उल्टा बेसिकली सरकार के द्वारा किया जाता है। तो क्या किया जाएगा, तो कहता है कि समाजवाद इन तीनों प्रश्न के उत्तर भिन्न तरीके से देता है। कहता है समाजवाद में सरकार यही निर्णय लेता है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। मतलब समाजवाद में उत्पादन जो है ना, ये बेसिकली नीड और रिक्वायरमेंट के आधार पर, नीड और रिक्वायरमेंट के आधार पर किया। ठीक भाई, जिसकी जरूरत है उसका उत्पादन कीजिए, ये नहीं कि किसकी मांग है, मांग तो अलग बात है, जरूरत किसका है, जिसका जरूरत है उसका उत्पादन होना नेसेसरी है। दूसरा, यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोग के हित में क्या है, इसलिए लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई मतलब नहीं दिया जाता है। सरकार ही यह निर्णय करता है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार से किया जाए। सिद्धांततः यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है। 100% समाजवाद में लोगों की जो आवश्यकता होगी उसका वितरण किया जाएगा, वहां पर क्रय शक्ति को देखा नहीं जाता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं वितरण किया जाता है। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराती है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्तियों का कोई स्थान नहीं होता है।
और समाजवाद में खास करके जितने भी महंगे जो भी सेवाएं हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, उन सेवाओं को सरकार के द्वारा दिया जाता है। उन सेवाओं में किसी अन्य को हस्तक्षेप की नहीं दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उन सेवाओं को फ्री में लोगों तक पहुंचाने का काम समाजवादी राष्ट्र के द्वारा या समाजवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत का निर्देशित होता है। 100% चीन और क्यूबा में अधिकतम जो गतिविधियां, सेवाएं, जो बहुत ही जरूरी सेवाएं हैं, वो निजी क्षेत्र के द्वारा नहीं की जाती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा ही किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सब प्रकार की जो सेवाएं हैं, ये सब सेवाओं में अधिकतम जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार का होता है। अधिकतम कंट्रीब्यूशन सरकार का होता है। नेक्स्ट, अब ये जो हो गया समाजवाद, ये पूंजीवाद। अब पुनः हम आते हैं पिछले पॉइंट पे। तो समाजवाद में उत्पादन मांग के आधार पर, लाभ के आधार पर होता है। पूंजीवाद में उत्पादन मांग और लाभ के आधार पर होता है। समाजवाद में उत्पादन रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के आधार पर होता है। ठीक है। जो समाजवाद है इसमें बेसिकली श्रम पर मुख्य फोकस किया जाता है, मुख्य फोकस किया जाता है ताकि रोजगार को उत्पन्न किया जाए, ताकि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। इसमें बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कम होती है। इसमें यह होता है कि कहां से अधिक रोजगार मिलेगा, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो लोगों को आय मिलेगा, आय मिलेगा तो लोगों की ऑलरेडी इनकम बढ़ जाएगी, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उनका परचेजिंग कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। और साथ में वितरण, बेसिकली वितरण वहां किया जाता है जहां उस वस्तु का रिक्वायरमेंट है, जहां उस वस्तु का क्या है, रिक्वायरमेंट है। यहां पे परचेजिंग कैपेसिटी को कहीं से देखा नहीं जाता। तो यही डिफरेंस है पूंजीवाद में और समाजवाद में। तो याद रखिएगा, पूंजीवाद में उत्पादन कब होता है, जब लाभ होगा, जिसका उसी का उत्पादन जिसका लाभ होगा, और उसका उत्पादन तभी होगा जब उसका मांग होगा। समाजवाद में कहता है नहीं, लाभ नहीं है, जिसकी जरूरत होगी उसका उत्पादन होगा। पूंजीवाद में उत्पादन मेथड पे मेन फोकस क्या आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने का। समाजवाद में उत्पादन में मेन फोकस क्या आता है कि कौन से मेथड से रोजगार अधिक उत्पन्न किया जाए। पूंजीवाद में वितरण वहीं किया जाता है जहां के ग्राहकों की परचेजिंग कैपेसिटी हो। समाजवाद में वितरण वहीं किया जाता है, वहां किया जाएगा जहां पर उस वस्तु की जरूरत हो। परचेजिंग कैपेसिटी से इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और तीसरा है मिश्रित। कहता है कि अधिकांश अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात सरकार तथा बाजार इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो तथा किस प्रकार उसका वितरण किया जाए। इसमें कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का सुलभ करवाता है जिसका वो अच्छा उत्पादन कर सकता है। बाजार मतलब पूंजीपति। पूंजीपति मिश्रित अर्थव्यवस्था में उन्हीं उत्पाद का उत्पादन करता है जिसका वो अच्छा उत्पादन कर सकता है। अच्छा उत्पादन नहीं करेगा वो कभी उसकी उत्पादन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहां पे सरकार भी इन्वॉल्व होता है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें बेसिकली पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है, और उसको फॉलो करने का काम प्राइवेट सेक्टर का होता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जिसका वो अच्छा उत्पादन कर सके, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिसे बाजार सुलभ कराने में विफल हो। और जो रेस्ट बच गए वस्तु जिसे बाजार मतलब पूंजीपति सुलभ नहीं करवा सकते हैं, उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, उन वस्तुओं को उपलब्ध करवाने का काम किसका होता है? सरकार का होता है। तो बेसिकली आपको पता है कि पूंजीपति जो है वो तभी उत्पादन करेगा जब उसे लाभ होगा, लाभ नहीं होगा तो उत्पादन नहीं करेगा। और अगर उस वस्तु का बाजार में मांग है, जरूरत है, तो उन वस्तुओं का उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो बेसिकली जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें जो पूंजीपति लोग हैं, जो समाजवादी है, उसके कंसेप्ट को भी रखा गया है, और इसमें पूंजीवादी के कंसेप्ट को भी रखा गया। पूंजीवादी कंसेप्ट क्या है? तो पूंजीवादी में कहता है कि भाई आप जो अच्छा वस्तु बना सके आप वो बनाइए, जो आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा वो सरकार बना लेगी। अर्थात यहाँ पे दोनों को एक साथ मिला करके रखा गया है। तो उसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बेसिकली उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन? समाजवाद, दूसरा पूंजीवाद, और तीसरा मिश्रित। तो ये आपका पहला टॉपिक था। इसमें हम लोग को आगे भी इसमें पढ़ना है, जिसमें खास करके हम लोग को इसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार और आगे चल करके पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग को महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इनके द्वारा ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट भी दिया गया था। ठीक है। तो पहला का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली डोमर के द्वारा दिया गया था। दूसरा का कंसेप्ट जो है ना वो किसका दिया गया था? पीसी महालनोबिस के द्वारा दिया गया था।
तो हमारा जो ऐप है द स्टडी बाय वरुण, इस ऐप पे हम लोगों का ऑलरेडी एनसीईआरटी कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। जो हमारा ऐप है उसका नाम क्या है, द स्टडी बाय वरुण के नाम से हमारा ऐप है। इस पे आप एनसीईआरटी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में अभी एनसीईआरटी कोर्स पे 100 रुपीज का आपको फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके लिए आप कोड अप्लाई कर सकते हैं AARUNI 5 करके एक कोड है। जिस कूपन कोड को आप अगर लगाएंगे तो हमारा जो एनसीईआरटी कोर्स है वो 199 और 299 में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये एनसीईआरटी कोर्स जो है जितने भी जीएस बेस एग्जाम है ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम हो, उसमें भी चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, 6 to 8 हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज है उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, और अन्य जो स्टेट पीसीएस है उसके लिए भी ये आपका एनसीईआरटी कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ आपका जो इकोनॉमिक्स का है, वो इकोनॉमिक्स में आप जो पीजीटी वाले लोग हैं, जो 11th 12th वाले, उनके लिए ये अति आवश्यक कोर्स है। तो जरूर इस कोर्स को इनरोल करें। और अभी ये 21 तारीख तक ये कूपन कोड यूज किया गया है AARUNI 5, जिसको आप अप्लाई करके आप 100 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट करके आप 199 और 299 में आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो एनसीईआरटी जो ये सीरीज है ये यूट्यूब पे आते रहेगा, जिसको आप जरूर देखें। वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसके आगे का जो पॉइंट है उस पॉइंट को लेकर के आएंगे।